Everyone, this is Deepak sir, Biofaculty for NEET एग्ज़ाम। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 12th बायो का एनसीईआरटी बुक चैप्टर इकोसिस्टम। तो ये चैप्टर 14 इकोसिस्टम हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन अच्छे से स्टडी करेंगे और उसमें कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है नीट एग्ज़ाम के लिए वो भी हम लोग जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में टोटल 8 टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। टोटल 8 टॉपिक पढ़ने हैं। तो पहला टॉपिक क्या है? इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। यानी इकोसिस्टम जो होते हैं उसके स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या उसमें कंपोनेंट होते हैं और उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी जो है, जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो प्लांट होते हैं, उससे जो प्रोडक्शन होते हैं उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन, जो डिकम्पोजर्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है एनर्जी फ्लो। तो कैसे एनर्जी फ्लो होता है। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। नेक्स्ट इकोलॉजिकल सक्सेशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड लास्ट टॉपिक इज इकोसिस्टम सर्विसेज। तो आइए हम लोग देखेंगे कि एक एक करके इसके बारे में अच्छे से डील करेंगे। एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, नाउ तो एनसीईआरटी का पहला लाइन और पहला क्वेश्चंस बच्चों ध्यान देंगे। एन इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज्ड एज ए फंक्शनल यूनिट। क्या है? फंक्शनल यूनिट। तो ये आप देख रहे हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर इज कॉल्ड इकोसिस्टम। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है? व्हाट इज इकोसिस्टम? तो क्या बोलेंगे? इसका आंसर क्या होगा? फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। नाउ अब जो है वेयर लिविंग ऑर्गेनिम्स इंटरेक्ट एमंग देमसेल्फ एंड ऑल्सो विद द सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट। अब हम लोग इमेजिन करेंगे, ठीक है, एक इमेजिन करेंगे, सपोज ये एक छोटा सा पॉन्ड है, ठीक है। मैंने यहाँ पे रेड से दिखा रहा हूँ, एक पॉन्ड है, इसके अंदर बहुत सारे क्या है, मछलियाँ हैं, टोटराइज है, अर्थब्रोम है, कुछ एक्वाटिक प्लांट्स हैं और बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स और प्लांट्स हैं उसके अंदर। फिर इसके किनारे किनारे कुछ ट्रीज़ हैं, हर्ब्स है, श्रब्स है और ट्रीज़ है। तो ये जो आपका जो पूरा जो एरिया जो बन रहा है, एक क्या बन गया? एक इकोसिस्टम बन गया। अब इसके अंदर, अब इस इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर हैं। कुछ लिविंग भी है, कुछ नॉन लिविंग भी है। फिर यहाँ पे एयर है ना, वाटर है, सनलाइट आ रहा है वहाँ पे। तो इस तरह से एक ये क्या बन गया? एक इकोसिस्टम बन गया, ठीक है। इसमें पूरी तरह के सारे इसमें जो रिक्वायरमेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिम्स के लिए वो अवेलेबल है यहाँ पे। तो जो ऑर्गेनिम्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिम्स है, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और साथ ही साथ अपने सराउंडिंग जो भी अवेलेबल है उससे भी इंटरेक्ट करते हैं। तो वही है, ठीक है। नाउ अब देखेंगे नेक्स्ट लाइनिंग। इकोसिस्टम वेरीज ग्रेटली इन साइज फ्रॉम ए स्मॉल पॉन्ड टू ए लार्ज फॉरेस्ट और सी, ठीक है। तो जो इकोसिस्टम है ना, ये छोटा से छोटा भी होते हैं, बड़ा से बड़ा भी होते हैं। छोटा भी हो सकते हैं, सपोज मैं अपने घर के पास में छोटा सा एक तालाब बना लिया, मैन मेड, ठीक है, अपने क्रॉप फील्ड में, तो एक स्मॉल बन गया वो। एक बड़ा सा जंगल है, उसमें वहाँ बना हुआ है। एक बहुत बड़ा लार्ज फॉरेस्ट है, एक बहुत सी है। तो छोटे से छोटे, बड़े से बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है, इसके साइज।
Many ecologists regard the entire biosphere as a global ecosystem. तो ग्लोबल इकोसिस्टम एज ए कंपोजिट ऑफ ऑल लोकल इकोसिस्टम ऑन द अर्थ। तो छोटे छोटे इकोसिस्टम को हम एक साथ कंसिडर करके एक बड़ा लार्ज बायोस्फीयर या ग्लोबल इकोसिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो बड़े बड़े जो होते हैं ना, तो ग्लोबल इकोसिस्टम बोलेंगे उसको, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे इकोसिस्टम क्या है, उसमें कंपोजिट हो चुके हैं। ठीक है, नाउ सिंस दिस इकोसिस्टम इज टू मच बिग एंड कॉम्प्लेक्स टू बी स्टडीड एट द ओन टाइम। तो जो बड़े बड़े जो होते हैं इकोसिस्टम थोड़ा क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, और उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक एक्वेटिक इकोसिस्टम। सपोज कि बहुत बड़ा जंगल है, उसके अंदर बड़ा सा लेक भी है, ठीक है, रिवर भी है, तो उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। एक जो वाटर वाला जो पार्ट है उसको हम बोल दिए एक्वेटिक इकोसिस्टम बोल दिए। ठीक है, एक बड़ा सा जंगल है और उसके बीच से, जंगल के बीच से कोई नदी गुजर रही है, रिवर। तो मैंने क्या किया कि उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक एक्वेटिक इकोसिस्टम जो कि पानी वाला पार्ट है, और एक जो लैंड वाला पार्ट है जिसमें बहुत सारे प्लांट वगैरह हैं, उसे हम बोल देंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डिजर्ट आर सम एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो टेरेस्ट्रियल के क्या आते हैं, फॉरेस्ट आते हैं, ग्रासलैंड आते हैं, जो भी ग्रासलैंड है, फिर जो भी डिजर्ट है वो भी क्या आते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आते हैं। एक्वेटिक में क्या क्या आते हैं, तो पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर, ये सभी क्या आते हैं, ये सभी एक्वेटिक में आते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम में आते हैं। नाउ crop fields and an aquarium may be also considered as man-made ecosystem। तो कोई फार्मर, कोई किसान अगर अपने खेतों में अगर छोटा सा एक पॉन्ड बना ले, तो उससे हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, मैन-मेड इकोसिस्टम है, आर्टिफिशियल है वो। छोटा सा एक पॉन्ड बनाया, उसमें मछली डाल दिया बहुत सारे, उसमें कुछ हाइड्रिला के प्लांट डाल दिए ताकि उसमें ऑक्सीजन मिलते रहे, कुछ उसमें टोटाइज डाल दिए, स्नेल डाल दिए। तो इस तरह से एक मैन मेड क्या है कि सिस्टम बन चुका है। तो ज़्यादातर आप देखते हो कि कोलकाता में, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में क्या होते हैं कि सारे लोग, बंगाली लोग ऐसे बनाते हैं। ज़्यादातर बहुत लोग क्या करते हैं, वो अपने घरों में, अपने घर के पीछे में, अपने खेतों में ये मछली पालन करते हैं, छोटे छोटे पॉन्ड बना करके, क्योंकि वहाँ पे तो कंपलसरी होता है कि लोग मछली खाते हैं रोज़। तो सारे क्या करते हैं, मैन मेड एक बनाते हैं इकोसिस्टम। तो वही है। नाउ वी विल फर्स्ट लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द इनपुट प्रोडक्टिविटी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, फूड चेन, वेब, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड आउटपुट, डिहाइड्रेशन एंड एनर्जी लॉस। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि इसमें जो इकोसिस्टम मैंने बनाया उसमें एनर्जी कहाँ से आएगा, उसके अंदर जो जीव है उसको एनर्जी का सोर्स पहले कहाँ से मिलेगा, फिर वो सोर्स का जो एनर्जी है फिर वो कैसे उस ट्रांसफ़र होगा एक जीव से दूसरे जीव में। तो सपोज कि एक प्लांट है और प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर है, वो सभी के लिए क्या है, एक प्रोड्यूसर है। उसको एनर्जी मिला सन से, तो उसने फोटोसिंथेसिस किया, फिर उसके फूड को एनिमल ने खाया। तो देखो अब जो एनर्जी सोर्स जो था सन का, वो फिर प्लांट में आया, फिर प्लांट से फिर एनिमल में गया। तो इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। फिर न्यूट्रिएंट जो होते हैं, जैसे मान लो कि नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन पहले एटमॉस्फेयर से, फिर बैक्टीरिया के थ्रू, थंडर के थ्रू, या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू, राइजोम बैक्टीरिया के थ्रू सॉइल में जाते हैं, फिर सॉइल से फिर प्लांट में जाते हैं, फिर प्लांट से फिर एनिमल खाता है, फिर एनिमल से, इस तरह से एक न्यूट्रिएंट साइकिल चल रहा है ना। फिर सल्फर साइकिल हो गया, कार्बन साइकिल हो गया, पोटेशियम साइकिल हो गया, इस तरह से बहुत सारे साइकिल जो है चलते रहते हैं। तो एक पूरा एक चेन, एक पूरा एक सिस्टम बना हुआ है ना, एक ये पूरा नेचुरल सिस्टम है। फिर कैसे जब वो कोई भी प्लांट और एनिमल डेड करते हैं तो फिर उसकी जो वेस्ट है फिर वो वापस मिट्टी में चले जाते हैं, फिर उससे वो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, फिर से वो फिर फ्रूट्स में वो आ जाते हैं।
तो इस तरह से पूरा एक चेन बना हुआ है। अब देखेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का वो है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, तो इन चैप्टर 13 यू हैव लुक्ड एट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट एबायोटिक एंड बायोटिक। तो चैप्टर 13 में हम लोग इस बारे में जान चुके हैं कि बायोटिक और एबायोटिक जो इन्वायरमेंट में जो फैक्टर होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। यू स्टडीड हाउ द इंडिविजुअल बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर अफेक्टेड ईच अदर एंड देयर सराउंडिंग। और हम लोग ये भी जान चुके हैं कि कैसे जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर है जो सराउंडिंग में अवेलेबल होते हैं वो कैसे उसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, लेट अस लुक एट दिस कंपोनेंट्स इन अ मोर इंटीग्रेटेड मैनर एंड सी हाउ द फ्लो ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस बिटवीन these components of ecosystem। तो अब हम जानेंगे कि कैसे, एक तो कैसे वो सारे आपस में अवेलेबल हैं जो फैक्टर हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे एनर्जी फ्लो होता है। ठीक है, अब इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स रिजल्ट इन द फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। तो देखो इकोसिस्टम में अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो जो भी जीव है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, है ना। और साथ ही साथ वो अपने सराउंडिंग जो फैक्टर उससे भी इंटरेक्ट करते हैं। तो सपोज अगर स्नेक है और फ्रॉग है तो स्नेक और फ्रॉग उसको मतलब वो फीड कर लिया। फिर इसके अलावा जो अगर और सराउंडिंग में जो उसका टेम्परेचर है, सराउंडिंग में जो एयर है, वाटर है, इस सभी फैक्टर से भी उसको क्या कर उसको अफेक्टेड होते हैं वो लोग। नाउ आइडेंटिफिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ प्लांट एनिमल स्पीसीज ऑफ इकोसिस्टम गिव्स टू स्पीसीज कंपोजिशन। तो अब प्लांट और एनिमल जो अब का जो डिफरेंट स्पीसीज जो इकोसिस्टम में अवेलेबल होते हैं वो उसके अनुसार उसका कंपोजिशन फिर उसका सराउंडिंग वो डिपेंड करता है। तो अगर मान ले सपोज कि कोई एक बहुत से बड़ा पेड़ है ना, लॉन्ग ट्रीज़ है, और लॉन्ग ट्रीज़ पे बहुत सारे बर्ड्स हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, फिर उससे भी हाइट पे क्या है, एक कुछ माउंटेन पे भी कुछ बहुत सारे अवेलेबल हैं। अब अगर बात करें कि उसके नीचे कुछ छोटे छोटे श्रब्स हैं, फिर उसके नीचे भी हर्ब्स हैं। तो इस तरह से बहुत सारे एक वर्टिकल लेवल पे क्या है, डिफरेंट स्पीसीज जो है वो सिचुएटेड है। तो वही जो है उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रैटिफिकेशन। तो ये भी क्या है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इसे आप लोग याद रखेंगे, स्ट्रैटिफिकेशन, है ना। तो क्या होता है ये, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो ट्रीज़ होते हैं, है ना, ट्रीज़ हो गए जो टॉप उसके वर्टिकल बहुत सारे बर्ड्स हैं, एनिमल्स है, इंसेक्ट्स है, फिर श्रब्स हो गए, फिर हर्ब्स हो गए। ठीक है जी सर, जी सर, ना आ रहे